हेलो प्यारे बच्चों, अविराज स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और फिजिक्स के आज के चैप्टर के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर। देखिए, फिजिक्स के अंदर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज आज तक आपने पढ़ी है, 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं कि एक्चुअली में ये होती क्या है। फर्स्ट में बोला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जैसा कि ऊपर लिखा गया है दैट इज दी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी 9 से लेकर के आप लोग +1 के अंदर आगे आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं क्या बोला कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा उसका, मैग्नीट्यूड, यानी कि उसको समझने के लिए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होगी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में ये क्या रखेगी अपने साथ, डायरेक्शन भी रखेगी। क्या रखेगी, डायरेक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले, आपको ही बोले, आपको बोला गया कि आप 4 मीटर चले। कितना चले आप, 4 मीटर। इधर चले ऐसा मेंशन नहीं गया किया गया, तो ये 4 मीटर आपने एक डिस्टेंस कवर करी, तो ये क्या हुई, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बताई गई, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बोला गया कि आप 4 मीटर चले टुवर्ड्स ईस्ट। कैसे चले आप, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सिंपल सी सिचुएशन है, आपका यहाँ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देने के साथ साथ क्या बताई गई, डायरेक्शन भी बताई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी जो आपको बताई गई है, ये कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो केवल मैग्नीट्यूड हो तो क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बहुत सारी क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। एग्जांपल लेके चलते हैं। स्केलर में कौन कौन आता है, स्केलर में आप ले सकते हो, 9th में आपने सबसे पहले पढ़ा था डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा मास, आपने पढ़ा होगा लेंथ, आपने पढ़ा होगा टाइम, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा स्पीड। अगर मैं गिनाने लगूं तो सुबह हो सकती है। हमने पढ़ा होगा वर्क, हमने पढ़ा होगा एनर्जी, हमने पढ़ा होगा पावर। क्या पढ़ी होगी, पावर। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में अगर प्यारे बच्चों नाम लेके चले तो सबसे पहले आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको बोला कि 4 मीटर आप किधर चले, ईस्ट में चले, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया गया है। दूसरा बोला गया होगा वेलोसिटी, कि एक गाड़ी क्या कर रही है, सपोज करो दिल्ली से चल करके मुंबई जा रही है, तो दिल्ली टू मुंबई क्या होगी, उस गाड़ी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और बोला गया कि उसकी जो स्पीड है क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ डायरेक्शन के साथ स्पीड बताई गई, दैट मींस ये क्या बताया गया आपको, वेलोसिटी बताई गई है। और अगर हम लेके चले टॉर्क होता है, और अगर हम लेके चले वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर तो आप लोग ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग +2 में जाओगे तब पढ़ोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी बहुत सारी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी वो जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ए क्लास, बोलो 40 बच्चे एक क्लास के अंदर, तो यहाँ सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया गया है। क्या बताया गया है कि मैग्नीट्यूड। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में, ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर। और अगर बोला जाए कि 40 के 40 बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 10 मीटर, तो बाहर की तरफ गए, एक डायरेक्शन भी दी गई आपको, एज वेल एज बोला गया कि 10 मीटर चल करके जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ 10 मीटर उनकी डिस्टेंस का क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया गया, डायरेक्शन भी दी गई। इसलिए इस क्वांटिटी का नाम क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक चीज और, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट,
तो कईयों के दिमाग में कर रहा होगा कि उसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है 5 एम्पियर। हाँ जी बिल्कुल होता है। उसके पास भी सर डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। बिल्कुल करता है जी, आप बिल्कुल सही हो। तो बोला सर इसके पास तो डायरेक्शन भी है, बिल्कुल है। इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, बिल्कुल है। तो फिर ये कैसी क्वांटिटी हुई? तो तरीके से तो ये क्या होनी चाहिए, वेक्टर, बट नो, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको एक थर्ड नाम दिया गया है, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। कारण क्योंकि वेक्टर के कुछ रूल्स हैं पढ़ने के लिए, सोल्व करने के लिए। इसके ऊपर अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करोगे तो कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉ होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर क्या नहीं होता, वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, वेक्टर लॉ। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी हुई, टेंसर क्वांटिटी हुई, ना कि कैसी क्वांटिटी हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। छोड़ो, तो वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास केवल और केवल क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए अब अपने को क्या पढ़ना है, जैसा मेंशन किया गया है कि अपने को तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। देखो साफ करते हैं इसको, अगर आपको समझ में आया तो। अब बात की आती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। क्या बोला मैंने, हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे इसको लिखा जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए वेक्टर को ऐसे ना एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो की जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, क्या बोला मैं, लेंथ। ये लेंथ क्या करेगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड की। और ये जो एरो का टिप है ना, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा डायरेक्शन को। किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे एक एरो लगा करके। जैसे कि सपोज करो एक लेटर है, आपको बोला गया कि एक लेटर है ए। ए यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये एरो इसके साथ में लग गया तो ये क्वांटिटी कैसे बन गई, ये बन गई बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों एक एरो लगा करके क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होगी वो उस क्वांटिटी का क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। कैसे, और डायरेक्शन होगी वो कैसे पता लगेगी, एरो से पता लगेगी। एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको बोला गया कि आप 100 मीटर चल के गए ईस्ट में। आप कैसे चले, 100 मीटर चले, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो बोलो कि सर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इस एरो से। मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला कि ये लेंथ है। अब मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि कंसीडर कर सकता हूँ ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी इसको मैंने कितना मान लिया, 100 मीटर। अब डायरेक्शन क्या हुई है, ईस्ट हुई। तो दैट मींस ये क्वांटिटी कैसी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। तो एक वेक्टर को किसी भी लेटर के ऊपर क्या करते हैं, हमेशा एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई पूछे कि इसके ऊपर लगने वाला एरो किसको शो करता है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। और यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो क्या बोली जाएगी, वो बोली जाएगी इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया तो अब बात करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज की टाइप्स क्या हो सकती हैं। क्या बोला मैंने कि कितने टाइप का एक वेक्टर हो सकता है। तो अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की टाइप्स की, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली जो टाइप आती है आप उसको बोल सकते हो क्या, सबसे अगर मैं फर्स्ट लेके चलूं तो आप बोल सकते हो लाइक वेक्टर, या ऐसे लेके चलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोला मैंने, इक्वल वेक्टर। ओके जी। दूसरा क्या, अनइक्वल या अपोजिट वेक्टर। क्या बोला मैं, अपोजिट वेक्टर। ओके जी। और आगे लेके चलते हैं। तीसरा मैं लेके चलता हूं दैट इज द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। ओके जी। चौथा क्या लेके चलते हैं, चौथा हम लोग लेके चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन वाला प्लेनर, प्लेनर वेक्टर। एरोप्लेन वाला नहीं, ये जो प्लेन, बोर्ड का एक प्लेन, जो ये आप एक तरीके से एरिया ले सकते हो। और पांचवा हम ले सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। ओके जी। सिक्स्थ आप ले सकते हो क्या, आप कह सकते हो पैरेलल वेक्टर। क्या बोला मैंने, पैरेलल वेक्टर। ओके जी। आगे चलते हैं। और आप क्या बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर के अलावा, सेवंथ आप बोल सकते हो
यूनिट वेक्टर, हाँ जी यूनिट वेक्टर भी एक होता है। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, 8th वन यू कैन से दैट इज दी जीरो वेक्टर, हो सकता है जी जीरो वेक्टर। और क्या ले सकते हैं जी, 9वें नंबर पे आप ले सकते हो पोजीशन वेक्टर, हाँ जी हो सकता है पोजीशन वेक्टर। तो ये बहुत सारी टाइप्स होती है। और लेके चलो कोइनिशियल, जैसे आपने लिखा ऐसे ले सकते हो आप लोकलाइज्ड वेक्टर, आप ले सकते हो कोएक्सियल वेक्टर, क्या ले सकते हो कोएक्सियल वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर की टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बात कर ली। तो सबसे पहले लिखा गया क्या, इक्वल वेक्टर। देखिए मैं क्या बोला कि एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है जी, एक वेक्टर के पास होता है उसका मैग्नीट्यूड, और क्या होता है जी वेक्टर के पास होता है उसकी डायरेक्शन। तो इन दोनों के ऊपर ही हम बात करेंगे टाइप्स पढ़ाते टाइम। ओके, सबसे पहले लिखा गया इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी बराबर हो, तो उन वेक्टर्स को क्या नाम दिया जाता है, उन वेक्टर्स को नाम दिया जाता है इक्वल वेक्टर। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि भाई सपोज करो ये एक वेक्टर है ए, ओके जी बिल्कुल एक है। इसी डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर है बी, बिल्कुल है जी। इन दोनों की डायरेक्शन सेम, बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी, मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट, ऐसे खड़े हैं तो राइट टू लेफ्ट। इनका मैग्नीट्यूड जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो इन वेक्टर्स को क्या नाम दिया जाएगा, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहां लिखता हूं एक वेक्टर सपोज करो ए, एक दूसरा वेक्टर सपोज करो यहां पे, जितना मैग्नीट्यूड लेंथ ये उतनी ही लेंथ ये, डायरेक्शन ये भी लेफ्ट टू राइट ये भी लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए, उन वेक्टर्स को नाम दिया जाता है क्या, इक्वल वेक्टर। ओके जी, अगला बढ़ते हैं। लिखा गया है अपोजिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। उन वेक्टर्स को नाम दिया जाता है क्या, अपोजिट वेक्टर, या उसको आप नाम दे सकते हो अनइक्वल वेक्टर। हेलो जी, क्या बोला मैंने, अनइक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, उनको क्या नाम देंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर इधर है, एक दूसरा वेक्टर सपोज करो, लेंथ तो बराबर हो पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, डिफरेंट है, तो इनको अपोजिट या क्या बोल के चलोगे, अनइक्वल वेक्टर्स। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर डिफाइन किए। तीसरे बात करें, लिखा गया है कोलिनियर। लीनियर मींस एक लाइन, लीनियर मींस एक लाइन, तो वो वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग, को मींस कॉमन, को मींस कॉमन, वो वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करे तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। एग्जांपल देता हूं, सपोज करो रस्साकसी का आपने मैच देखा होगा, बहुत सारे लोग एक साइड में लगे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी साइड में लगे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, तो सबका जो फोर्स है वो एक रस्से के ऊपर लग रहा है, तो सबके फोर्स क्या हुए यहाँ पे, लीनियर फोर्स हुए। क्या हुए, ये लीनियर फोर्स। जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर जाए, उन वेक्टर्स को नाम दिया जाता है क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके जी, जैसे कि 1 2 3 4, मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है, बट ये एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो सकती है, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोप्लेनर। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, को मींस कॉमन और प्लेनर मींस प्लेन। तो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर। और सबसे जरूरी चीज, हर वेक्टर कोप्लेनर होता है। क्या होता है, हर वेक्टर कोप्लेनर होता है। देखते हैं कैसे, देखो चलो यहां दिखाते हैं। जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर सपोज करो इधर है बी। ओके जी, इनका प्लेन एक है या नहीं है, बिल्कुल एक प्लेन है, बॉडी तो है इनका प्लेन, तो दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर ये है तुम्हारी तरफ और दूसरा वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री का। क्या ये कोप्लेनर है, बिल्कुल है जी, क्योंकि क्या होगा, अगर इस पेज की डायरेक्शन देखें तो ये क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन है इन दोनों का, प्लेन क्या है इन दोनों का, कॉमन है, तो ये वेक्टर क्या कहलाए, कोप्लेनर वेक्टर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर वेक्टर अगर आप पेज पे लिख रहे हो उसको, तो वो क्या हुआ, कोप्लेनर वेक्टर हुआ। ओके जी, आगे चलते हैं। को इनिशियल वेक्टर, को मींस कॉमन
इनिशियल मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोई इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। आप अपने घर पे रह रहे हो, आपका बहन भाई कोई भी आपके घर पे रह सकता है, आप वहां से चल करके स्कूल में आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो दूसरा बच्चा भी चल करके अपने स्कूल में पहुंचता है, कोई दूसरे स्कूल में वो पढ़ता है, तो वो भी चल के गया तो उसका भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो सिचुएशन ये है कि तुम दोनों ने जब चलना स्टार्ट किया ना, तो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया, कोई इनिशियल वेक्टर कहलाया। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर बोल के चलते हैं। आगे आता है पैरेलल वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल और पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये बोर्ड है, एक इधर खींचता है, दूसरा स्टूडेंट इसको क्या करता है, इधर खींचता है, दोनों फोर्स क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स को पैरेलल एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उनका वेक्टर क्या कहलाएगा, उनका फोर्स क्या कहलाया, पैरेलल वेक्टर कहलाया। तो सिचुएशन सिंपल है, कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलली एक्ट करें उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो एक इधर दूसरा इधर, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल हुए ना जी, इक्वल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं। अगर बोला जाए कि अनपैरेलल वेक्टर क्या होंगे, तो अनपैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो होगी अलग अलग, एक उधर तो दूसरा इधर, लेकिन आपस में वो एक्ट करेंगे कैसी लाइन पे, पैरेलल लाइंस के ऊपर एक्ट करेंगे, तो उनको आप अनपैरेलल वेक्टर बोल सकते हो। आगे लिखा गया है यूनिट वेक्टर। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब फिजिक्स में होता है बेटा कितना, 1। कितना होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। जैसे आगे लिखा गया है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं यहां से चला और वापस से मूव करके क्या करता हूं, उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो 9th में बोला गया था, 9th में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो। आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहां पे कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होगा। क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट 0, नो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होगा। देखो मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लेटर के ऊपर क्या लगा करके, ऐसे एक एरो लगा करके। जैसे कि मैंने बोला ए, अब ये ए यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैं इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दूं तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। क्या बन गया, वेक्टर। तो ये तो सिंपल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता तो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वही लेटर है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं। कैप लगा दिया आपने, मेरे ऊपर कैप लगा दी, मैं यूनिट वेक्टर बन गया। तो किसी भी लेटर के ऊपर आपने ऐसे कैप लगा दी, ऐसे झोपड़ी टाइप बना दी, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ऐसे ही बोला गया जीरो वेक्टर, तो जीरो को कौन कौन रिप्रेजेंट, सब करना जानते हैं। हेरा फेरी मूवी के अंदर प्रेस रावत भी जानता हूं क्या, कि जीरो कैसे लिखा जाता है। ओके, अंडा, तो जीरो के ऊपर ऐसे आप लोग एरो लगा दो तो सिंपल सिचुएशन है, ये वेक्टर क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। ओके जी, आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब सिंपल है कि पोजीशन जो बताते वो वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और एक लिखा गया जैसे कि यहाँ पे था कोएक्सियल, एक्सिस, जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन या कह सकते हो जिनका एक्सिस कॉमन हो, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, हम कोएक्सियल वेक्टर्स बोल के चलते हैं। जो एक ही एक्सिस के लोग एक्ट करें उनको क्या बोल के चलते हैं, हम लोग बोल के चलेंगे कोएक्सियल वेक्टर। तो इस तरीके से कुछ चीजें कॉमन को लेकर के आपने पढ़ी, कुछ आपने वेक्टर के टाइप्स पढ़ी किसके अकॉर्डिंग, उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 वो यूनिट वेक्टर, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 वो जीरो वेक्टर कहलाए। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या बोला, एक आपने इक्वल वेक्टर बोला, आपने अपोजिट वेक्टर बोला, आपने पैरेलल वेक्टर बोला, और एक तरीके से आपने अनपैरेलल वेक्टर बोला। आपने बोला पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पोजीशन बता दे वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ऐसे करके हमने 3 से 4 हमने डिफाइन किए कॉमन चीजों को लेकर के। कॉमन लाइन पे कोलिनियर, कॉमन प्लेन के अंदर कोप्लेनर, कॉमन एक्सिस के ऊपर कोएक्सियल, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन तो को इनिशियल वेक्टर हो गया। और
लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट यानी इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन सेम ना हो, जो पैरेलल लाइंस पर लगे हो पैरेलल वेक्टर, जो अनपैरेलल लाइंस के ऊपर लगे हो अनपैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेक्टर क्या, जिसको हम लोग जीरो और उसके ऊपर एरो लगा दी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वो जीरो वेक्टर हुआ। और पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हुआ जो पोजीशन बता दे। तो ऐसी बहुत सारी टाइप्स आती हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि ऐसे तो सर मार्केट के अंदर सब्जी बेचने वाला भी जोर जोर से बोलता रहता है आलू ले लो, टमाटर ले लो, टिंडे ले लो, घिया ले लो, लौकी ले लो। सिंपल है, वेक्टर भी वैसे ही है। आप लोग जितना अच्छे से जानते हो, अगर आपको समझ में आया तो सारे नाम आप ऐसे ही बोल सकते हो। जैसा एक होटल में जब खाने के लिए जाते हैं ना तो वेटर जो होता है वो सब्जियों के नाम गिनाता है, तो उसी तरीके से वेक्टर की क्या हो गई, बहुत सारी टाइप्स हो गई। अगर आपको अच्छा लगे तो सारों को रिटर्न में लिखना, अपने पेज पे नोटबुक बनाओ एक अच्छी सी। तो वेक्टर इतने टाइप का होता है। चलिए जी आगे अब पढ़ते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो लगा करके करते हैं जी। वेक्टर की टाइप्स आपने पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। मैं बोला एक बीच में पॉइंट, कोप्लेनर वेक्टर क्या, जिनका प्लेन कॉमन हो। तो और मैं क्या बोल के गया, हर वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अलग हो, बट हर वेक्टर जो आपने लिख दिया वो कैसा रहेगा, कोप्लेनर वेक्टर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम लिखते चले एवरी वेक्टर इज कोप्लेनर वेक्टर, क्या बोला मैं, एवरी वेक्टर इज कोप्लेनर वेक्टर। हर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जीरो वेक्टर क्या होता है, जो जिसका मैग्नीट्यूड 0। ओके आगे बढ़ते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। हाँ जी, पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल कैसे शिफ्ट करते हैं एक वेक्टर। देखो एक वेक्टर सपोज करो यूं है, ये सपोज करो एक वेक्टर है, बिल्कुल है जी ऐसे, ये इसका क्या कहलाया, टेल। नीचे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेल। इसको क्या बोल सकते हो, जहां ये एरो लगी हुई है, जहां इसने टोपी पहन रखी है, हेड। दूसरों को टोपी पहना, मैं आपको टोपी पहना रहा हूं, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका हेड होगा। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, टेल को भी पैरेलल लेके गए, हेड को भी पैरेलल लेके चले गए। यहां खड़े थे, यहां खड़े हुए, मैं अपनी पोजीशन पे क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज करी, सिर्फ इसी प्लेन के अंदर हमने क्या किया, इसको दूसरी जगह पे मेंशन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ऐसे पैरेलल शिफ्ट हो गया। तो वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, हर वेक्टर को पैरेलल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। कोई इसके ऊपर लो कोई कुछ भी अप्लाई नहीं होना। आपके पास ये लिखा, चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1। ओके जी, सपोज करो एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए। अब बोलेंगे सर इसको आप पैरेलल शिफ्ट करके दिखाओ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये इसका जो टेल था ये गया जी, ओके जी। ये इसका हेड था ये गया जी, बिल्कुल चला गया। ये देखिए ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया ना मैंने डायरेक्शन चेंज करी, तो आपका जो ए वेक्टर था वो क्या हो गया, अपने ही पैरेलल शिफ्ट हो गया। बोले जी और करके दिखाओ, बिल्कुल लो जी। एक वेक्टर सपोज करो ऐसे है, वेक्टर ए, बोले कि इसको पैरेलल शिफ्ट करके दिखाओ, बिल्कुल कर सकते हैं जी। एक तो देखो इसकी टेल की पॉइंट पैरेलल लाइन, दूसरी इसकी हेड की पैरेलल लाइन, और ऐसे इसको हमने लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया, हमने पैरेलल चला गया। इधर भी आ सकता है ये कैसे, यही सेम पैरेलल लाइन, यही सेम पैरेलल लाइन, और इस तरीके से इसको लिख दिया। तो एक वेक्टर क्या होता है, दाहिने साइड में क्या हो सकता है, पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। ये भी पैरेलल चला गया, ये भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, ये भी अपने पैरेलल शिफ्ट हुआ। तो एक वेक्टर को आप एक ही प्लेन के अंदर क्या कर सकते हो, प्लेन चेंज नहीं करना है, एक ही प्लेन के अंदर अपने ही पैरेलल क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सिचुएशन आती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ दी वेक्टर। ओके जी, आगे देखते हैं। क्या अगर ये आपको समझ में आया तो मैंने क्या बोला, हर वेक्टर होता है, लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर वेक्टर आपस में क्या होता है, कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर आपस में कोप्लेनर होंगे, लेकिन एक वेक्टर को अपने ही क्या कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना। क्या बोला मैंने कि दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फॉर एग्जांपल देखो जी, एंगल
बिटवीन टू वेक्टर्स। कहाँ पढ़ रहे हैं हम अविराज स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। एंगल निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए बेटा, मैं क्या बोला कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये लेंथ किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड को। और ये एरो का जो टिप है ये किसको शो करता है? ये डायरेक्शन को। तो सिचुएशन सिंपल है। ये जहां पर टोपी नहीं पहन रखी इसको क्या बोलते हैं? टेल। और जहां ये टोपी लगी हुई है इसके ऊपर एरो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर का हेड। ओके जी। अब कोई भी दो वेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये, ओके जी, दूसरा वेक्टर है कोई सपोज करो ये। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर क्या है? बी। एक वेक्टर ए था, दूसरा क्या है? वेक्टर बी। अब इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो या तो इनकी टेल से टेल मिलनी होनी चाहिए। देखो जी, बी का टेल, हाँ जी यहाँ है, दूसरा इसका ये ए का टेल और इसको आप कह सकते हो बी का टेल। क्या मिले हुए हैं? बिल्कुल। या तो टेल से टेल मिलने चाहिए, ताल से ताल मिलना चाहिए। ताल मूवी आपने देखी होगी। तो टेल से टेल या आप मिलाओ या उनके हेड से हेड मिलना चाहिए। तो टेल से टेल मिल जाए या हेड से हेड मिल जाए तो दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या आ जाएगा? एंगल। जैसे यहाँ दोनों की टेल से टेल मिली हुई है तो आप लोग बोल सकते हो ताल से ताल मिल गई तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया? एंगल हो गया। या कैसे? देखो, एक वेक्टर सपोज करो ऐसे, बिल्कुल है जी। दूसरा वेक्टर सपोज करो ऐसे, बिल्कुल है जी। यहाँ दोनों का क्या हो गया? हेड मिल गया। क्या मिल गया? हेड। तो सिचुएशन सिंपल है, ये इन दोनों के बीच का क्या हुआ? एंगल हुआ। दोनों के बीच का क्या हुआ? एंगल। अगर इनको आगे बढ़ाओ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? आगे लिख रहा हूँ, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ ना डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। इसको भी आगे लेके जा सकते हैं ऐसे, कुछ भी नहीं किया। तो जितना ये एंगल उतना ही क्या होगा? ये एंगल होगा। तो टेल से टेल मिलने के बाद और हेड से हेड मिलने के बाद सिचुएशन सिंपल है, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। देखो जैसे आपसे कोई पूछे कि ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। आपसे कोई बोले कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ, बट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है कितना है? 120 डिग्री है। तो आपको ए और बी के बीच में क्या बताना है? एंगल बताना है। देखिए जी, ये वेक्टर बी, अब इसके हेड से इस वेक्टर की क्या मिली हुई है? टेल जुड़ी हुई है जी, हेड से टेल। लेकिन मैं क्या बोला? एंगल निकालने के लिए टेल से टेल या फिर आपको हेड से हेड मिलाना पड़ेगा। तो सिचुएशन सिंपल है, इस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं? शिफ्टिंग के रूल के अकॉर्डिंग जितना इसका मैग्नीट्यूड है इतना इसको आगे बढ़ा सकता हूं। ध्यान रखना, मेरे को क्या चेंज नहीं करनी है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। तो ये एंगल अगर 120 डिग्री था तो बेटा ये कितना बचा? इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती? 180 डिग्री। तो 100 इसी लाइन के अलोंग आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल बचा आपके पास 180 माइनस में 120, आंसर कितना आया? 60 डिग्री। तो ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था, ये वाला एंगल था 120 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 180 माइनस 120, यानी कि आंसर कितना आया? 60 डिग्री। लेकिन कब आया? जब टेल से टेल मिली और हेड से या तो हेड मिला। और समझते हैं जी, जैसे कि सपोज करो आपको कोई बोले एक वेक्टर ये और सपोज करो दूसरा वेक्टर ये, आपको बोला जाए कि ये एंगल कितना है? आपको बोला जाए कि ये 160 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। अब बोला कि दोनों के बीच में एंगल निकाल के बताओ, एंगल बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो एंगल सिंपल है कि इसको अगर ऐसे आगे लेके जाऊं तो ये यहां जा सकता है। क्या क्या चेंज नहीं करना है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना इसकी डायरेक्शन चेंज करी। तो सिंपल सिचुएशन है, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया आपके पास 180 माइनस में 160। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 120 डिग्री। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर क्या था? बी था। ओके जी, जब ये एक्ट कर जाए एक दूसरे के साथ तो हम इजीली बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ। ऐसे शिफ्ट करके उसको आप बता सकते हो।
पर क्या मिलने के बाद, या तो टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिलने के बाद आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या हुआ, एंगल हुआ। और समझते हैं जी, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ये तो बोरिंग हो गया। जैसे कि आपको बोला जाए कि ये एक वेक्टर है, इस पॉइंट को मैं ओ लिख रहा हूं, और एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा बी, ठीक है जी। बोला जाए कि एक तीसरा वेक्टर है यहां सी, समझ में आ रहा है। कोई बोले कि एक वेक्टर और है, ऐसे है वो वेक्टर डी, ओके जी, हो गया। और बोला जाए एक वेक्टर और है, वो यूं एक्ट कर रहा है, या इधर ले लो कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, चलो यहां बनाता हूं, ऐसे एक्ट कर रहा है, दैट इज वेक्टर ई। आपको क्या करना है, ये 4 वेक्टर, 5 हो गए, सो कितने वेक्टर हो गए, 5। आपको एंगल बताना है बिटवीन ए एंड बी, ओके जी। एक क्वेश्चन, आपको एंगल बताना है बिटवीन बी एंड वेक्टर सी, एरो लगाओ, वेक्टर बनाने के लिए क्या लगाओ, उसके ऊपर एरो, चलो जी। तीसरा आपको क्या बताना है, बिटवीन सी एंड वेक्टर डी, इनके बीच में एंगल बताना है, ओके जी। अगला क्या करना है आपको, फोर्थ क्वेश्चन, आपको सी एंड ई के बीच का एंगल बताना है। समझ में आ रहा होगा, हर एक का मैं पेयर बनाता जा रहा हूं। और क्या करना जी आपको ई एंड डी के बीच का एंगल बताना है, ओके जी। अब यहाँ क्या समझ में आया, कुछ भी समझ नहीं आया, सिर्फ आपको इतना दिया गया है कि ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना एंगल है, 120 डिग्री, ओके जी। अब एंगल बताना, तो मैं क्या बोला कि एंगल निकालने के लिए या तो क्या करो, हेड से किसको मिला दो, हेड को, चल सकता है, एंगल आ सकता है। या क्या कर सकते हैं हम लोग, टेल से किसको मिला दो, टेल को, हाँ जी, टेल से टेल जब मिल गया तब भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या आ सकता है, एंगल आ सकता है, ओके जी। एक मैंने नई बात क्या बताई कि पैरेलल एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। करो जी शिफ्ट, देखते हैं क्या हो सकता है। ये जो वेक्टर डी था, ये पैरेलल लाइन, और अगली हो सकती है ये पैरेलल लाइन। क्या क्या चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन। तो जो वेक्टर डी था वो अब यहां आ सकता है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन आपने ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ओके जी। ये वेक्टर बन गया डी, हटा दो इसको यहां से। चलो जी आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ये वेक्टर था आपके पास सी, क्या इस वेक्टर ए का और डी का टेल से टेल मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर, पहले मिल रहा था, नो, ओके। और देखते हैं, ये वेक्टर सी था, डायरेक्शन ऐसे नीचे है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको ऐड करा सकता हूं ऐसे नीचे की तरफ। तो ये शिफ्ट हो गया, पैरेलल नहीं हुआ है, बट ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया, प्लेन कॉमन है, सी को यहां की बजाय यहां लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया, ये वेक्टर सी जी बिल्कुल बढ़िया हो गया। और क्या हो सकता है, वेक्टर ई जो पहले ऐसे एक्ट कर रहा था, इसका टॉप और इसका दोनों का हेड मिला हुआ है, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, हेड। तो सिंपल सिचुएशन है, ये एंगल कोई ना कोई दिया मिलेगा, थीटा, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 30 डिग्री, तो एक तो सिचुएशन ये होगी ई और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन पूरे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, हमें एंगल निकालना है किस किस के बीच में, ई और डी के बीच में। चलो जी इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर दें, एक लाइन पैरेलल ये, एक लाइन पैरेलल ये, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ऐसे लग गए नीचे की तरफ। आते हैं एंगल के ऊपर, इसको भी हटाओ यहां से। देखो अब अपने पास जो डायग्राम था वो नया ऐसे हो गया, लेकिन सबकी टेल से टेल मिल गई, ताल से ताल मिल गया सबका। तो टेल से टेल मिलने के बाद एंगल कितना बचा, देखो जी समझते हैं। ये पूरा एंगल कितना था, 120 डिग्री। ये वाला कितना होगा, सारा होता 180, ये बचेगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ए और डी के बीच में एंगल कितना है, पूछा है कहीं, अगर पूछता तो ए और डी के बीच में एंगल कितना होता, 60 डिग्री, ओके जी। पूछा क्या है, ए एंड बी के बीच में, पहले से ही दिया हुआ था, कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए और बी के बीच का एंगल, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, कितना हुआ, 120 डिग्री। आपको बी और सी के बीच में बताना है, किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। चलो जी देखते हैं, सोचो एक बार, ये वाला एंगल कितना ट्रेस होगा, 90 डिग्री,
बिल्कुल है जी 90 डिग्री। ये कितना था 120, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 120 माइनस 90, यानी कि आंसर क्या आया 30 डिग्री। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हुआ। सी और डी के बीच में बताओ कितना हुआ, ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना 60। टोटल डी और सी के बीच में कितना हुआ, टेल से टेल मिलने के बाद आपका हुआ 90 प्लस 60, यानी कि आंसर कितना आया 150 डिग्री। बढ़िया बनाया। आगे क्या आया, सी और बी के बीच में, ई के बीच में एंगल बताना है। सी वेक्टर ये ई कहाँ है, ओके यही शायद ई था, ई एंगल बताना है, बताते हैं जी। ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ओके जी। ये 30 था, ये सारा 120 था, तो ये कितना बचा आपका 90। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और ई के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ये कितने का आएगा, पहले ये सारा 90 था, अब मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक डी और ई के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो सिचुएशन सिंपल है, ये वाला एंगल कितना होगा, आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो एंगल पूरा 90 था, इस पूरे की वैल्यू थी कितनी 30 सॉरी, ये पूरा एंगल कितना था आपके पास 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल ऊपर वाला 60 डिग्री का है, तो नीचे वाला कितना बचा 30 डिग्री का। ये एंगल कितना बचा 30 डिग्री, कारण क्योंकि ये एंगल 90 था डी और ई के बीच में, तो ये 90 था, ऊपर वाला 60 है, तो ये कितना बचा 30 डिग्री बचा। तो भैया यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये आपका एंगल भी पूरा 90 था, 30 ये गया, तो ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री। तो जो वेक्टर सी था और ई था, उनके बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। बट ये कब फाइंड कर पाए हम, जब फाइंड कर पाए तो उसके लिए अपने ने क्या किया, अपन ने किया टेल से टेल मिला दी, या फिर हेड से हेड मिला दी। तो इस तरीके से दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के बीच में क्या कर सकते हो, एंगल आप लोग फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेड से हेड मिलेगा या फिर टेल से टेल मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे, कल नई एनर्जी और नए जोश के साथ मिलेंगे। वेक्टर के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या, जैसे कि आप दो वेक्टर्स को ऐड करो, जैसे दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो, दो वेक्टर्स को आप डिवाइड करो, दो वेक्टर्स को क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, वेक्टर की टाइप्स पढ़ी, वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़ा, पैरेलल कैसे शिफ्ट करते हैं, ये सब पढ़ा। इन्हीं सब चीजों को हम लोग यूज करके वेक्टर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अविराज स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। Thank you very much. Have a nice day. Have a good day.